डालिए बेटा, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट अब हम लोग के जो भी 4 लेक्चर्स बचे हुए हैं, तो इनमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जब आप जाते हैं तो कंपनीज इन पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहती है, डिस्कस करती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कैटेगरी में आते हैं। एक्चुअली रिस्क एक ऐसा टॉपिक है जो कि हिडन होता है। बहुत सारे लोग इस पे डिस्कशन से या इसको हाईलाइट करने से बचते हैं, अवॉइड करते हैं। बहुत सारे लोग तो अवॉइड करते हैं, बट जब भी कोई भी आप काम करते हैं तो ये एक हिडन फैक्टर हमेशा साथ में रहता है। A good software developer is one, या developer is one who predetermine the possible risk and try to avoid to large extent। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इसको मतलब पूरी तरह से खत्म ही नहीं कर सकते, कहते हैं कि कंडीशन हमारे हाथ में ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको आप कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। उसको रिड्यूस करना ही समझ लीजिए आपने रिस्क को मैनेज कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट, कैसे रिस्क को हैंडल करना है, इसके लिए फॉर्मूला भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कितना आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। और लोग जुड़ जाए आगे सेमेस्टर का शेड्यूल सभी को मिल गया होगा। मैंने ग्रुप पे भी इसका स्क्रीन शेयर कर दिया है और अपने क्लास में भी डाल दिया, क्लासरूम पे पढ़ाऊंगा। यस सर। तो अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर करना है, तैयारी कर लीजिए अपनी, पेपर ऑर्डर वाइज ही रख दिए। और हो सकता है कोई ऐसा दिन भी हो, या वैसे तो मैंने सबको इंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ है कि सभी लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे बिफोर 3rd of July। और मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा किसी में बहुत पीछे नहीं चल रहा, जैसे शिल्पी मैम का भी खत्म ही हो जाएगा मुझे लग रहा है, और 401 में भी शायद खत्म होने वाला है। कोई कल्याणी यस सर। क्या स्टेटस है सब्जेक्ट सिलेबस का? BCA 401 जिसका फर्स्ट पेपर है सर, लास्ट यूनिट के कुछ बस 1-2 टॉपिक बाकी हैं बस, शायद सर लास्ट यूनिट के हैं सर। अगर आज लेक्चर होगा तो आप सर से बात भी कर लीजिए कि कितना सिलेबस सर आपकी आवाज को बफर कर रही है। हेलो, हो रही है, बहुत बफर कर रही है आपकी आवाज। समझ में नहीं आ रही? हेलो, यस सर, अब आ ठीक है। हाँ सर, अब ठीक है सर। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है अभी भी, जो है यहाँ पीसी चला हुआ है, यस सर। ऐसा हो सकता है। तो आप बात कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उनको ये ऑलरेडी नॉलेज में है कि उनका फर्स्ट पेपर है, वो बाइंड कर देंगे सिलेबस को, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपका। और 403 का क्या स्टेटस है सिलेबस का? ग्राफिक्स का लगभग खत्म होने वाला होगा, तो 1 या 2 लेक्चर पढ़ने के लिए जाएंगे। 1 या 2 टॉपिक बचे हैं बस।
हो जाएगा, एक लेक्चर में हो जाएगा। जो मेन प्रॉब्लम मुझे लग रही है वो आपकी डीबीएमएस में रही है, तो मैंने बोल दिया है वो भी Yes, पर sir. डे 2 लेक्चर खत्म करेंगे। पर डे 2 लेक्चर होंगे, शाम को भी होंगे और वो खत्म होंगे जल्दी से जल्दी। आप सारे अपने टॉपिक एक बार देख लीजिए, मैनेज कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीन शेयर होगी, स्क्रीन शेयर हो रही होगी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो लिख लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट सबने लिखा ही होगा। हेडिंग बन गई सबकी, रिस्क मैनेजमेंट। Yes, sir. तो हमने जैसे ही आपको बताया कि रिस्क में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डेवलपर्स, यूजर तक भी, यूजर तो थोड़ा सा अवेयर नहीं होते लेकिन डेवलपर तो अवेयर होते ही हैं अपने टास्क के अगेंस्ट। सो रिस्क इज अ प्रॉब्लम दैट कुड कॉज सम लॉस और थ्रेटन द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट बट विच हैज नॉट हैपेंड येट। ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड भी होता है। एक टेक्निकल डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, वो आपको किताब में नहीं मिलेगी। रिस्क इज एन इवेंट विच मे बी हैपन, बल्कि आप कह सकते हैं अनवांटेड इवेंट विच मे अकर ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये लिख ली डेफिनेशन सबने, Yes, sir. क्योंकि हो सकता है इस आपको लाइन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए। मैं जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप जब पेपर देखेंगे प्री एंड सेमेस्टर का, तो आपको उसमें सारे क्वेश्चंस आप देख पाएंगे कि उसमें कवर हो रहे हैं हमारे। इसलिए किसी को भी लीस्ट प्रायोरिटी पे मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। एक एक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिस्क इज an event which may occur during software development of the any solution or any user's specific problem. So these potential issue might harm cost, schedule or technical success of the project and the quality of our software device or project team morale. बहुत ज्यादा तो इसमें जो इम्पैक्ट पड़ता है या इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा वो मोरल पे ज्यादा रहता है। देखिए, कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी, शेड्यूल हमारा जो है वो आपका वायलेट होगा, या आप कह सकते हैं डिलीवरी डिले होगी, वो सब तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन जो एक इमेज और जो मोरल है वो अगर हमारा डाउन होगा तो वो ज्यादा हार्मफुल होगा। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे जो कंपनीज हैं, जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसी पे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय, हमारी गुडविल वो कहीं खराब ना हो जाए, एम्प्लॉय का मोरल डाउन ना हो जाए। एक अच्छा डेवलपमेंट हाउस हमेशा इन फैक्टर्स को, जिसको हम लोग कहते हैं ना लीस्ट प्रायोरिटी, जैसे मोटिवेशन है। अब मोटिवेशन क्या हो रहा है? मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जहां कोई लाइन नहीं बनी हुई है, जिसकी कहीं कोई कॉस्टिंग नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके टास्क को, आपके काम को। आप समझ रहे हैं? जो एम्प्लॉय मोरल होगा, जो जिसका हाई मोरल होगा, जो एम्प्लॉय हाईली मोटिवेटेड होगा, वो अपने टास्क को 100% एफर्ट के साथ परफॉर्म करेगा। लेकिन जिस एम्प्लॉय का मोरल डाउन होगा वो अपने टास्क को 100% नहीं दे पाएगा।
मोरल हाई कब होगा? जब हम प्रॉपर अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे। समझ रहे हैं? साथ ही साथ जो एक आपका सक्सेस रेट है उसको अचीव करने की या कंटिन्यू करने की भी स्पिरिट होनी चाहिए। So risk management is the system of identifying, addressing and eliminating the problem before they can damage the project. We need to differentiate risk as potential issues from the current problem of the project. जैसे कि staff storage, because we don't have any select people with the right technical skill is a current problem. एक अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मैंने बताया था उनमें मिक्सचर टीम होती है। मिक्सचर का मतलब चीफ प्रोग्रामर टीम एंड एज वेल एज डेमोक्रेटिक टीम का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम लोग ईगोलेस टीम भी बोलते थे। उसमें हर टाइप के पर्सन होते हैं। अब जैसे कि मैंने न्यू सॉफ्टवेयर पर्सनल को हायर किया, जो आप जैसे लोग अभी न्यू ज्वाइन करेंगे कंपनीज में 1 साल बाद, और वो किसी प्रोजेक्ट पे किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो अगर पूरी नई टीम होगी तो डेफिनेटली ये एक रिस्क होगा। अगर आपको प्रॉपरली आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या आप प्रोजेक्ट को समझ पा रहे हैं, इन सब चीजों को अगर हमने प्री असेस नहीं किया एज एन एक्सपीरियंस, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है, तो वो आपकी तो जो होना है वो होगा ही। आपका तो जो भी प्रॉब्लम होगा, जो अभी आपका मतलब आप कह सकते हैं अप्रेजल में या उन सब में जो प्रॉब्लम होगी वो तो होगी, वो हमारा भी पर्सनल लॉस होगा, क्योंकि आंसरेबल है एज अ टीम लीडर या प्रोजेक्ट लीडर मैं खुद फॉर द कस्टमर। आप तो होंगे ही होंगे भाई, आप क्या करेंगे, कॉस्ट आपकी जो है सैलरी कम कर देंगे, काट देंगे, कहेंगे आपको नॉलेज नहीं है। फिर वो क्वेश्चन मार्क होगा किस पे? जिसने आपका सिलेक्शन किया है। वो पूरी एक चेन बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल कंपनी की डिग्निटी और कंपनी का जो है एक परफॉर्मेंस वो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है? सो द थ्रेट of our technical persons being hired away by the competition is also a risk। जब ऐसी सब चीजें होंगी, जब आपको लगेगा कि हमारी छोटी गलती पे भी हमें इतना पनिश कर दिया जाता है और कुछ होगा, तो थोड़ा सा भी अगर आपका मॉरल और डाउन हो गया इन सब चीजों से, क्योंकि हमने क्या किया, एक तो आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया, और साथ ही साथ एड्रेस ना करने के बाद भी हमने आपको उसको पनिश भी कर दिया। या तो हमने प्रॉपर आपको एड्रेस किया होता, बताया होता, अवेयर किया होता, तो बात समझ में आ रही होती, तब होता कि आपने जानबूझ करके आपके एंड से गलती हुई है। तो ये दोनों साइड से है, तो ये एक रिस्क की तरह ले सकते हैं। फिर आप क्या होगा, आप 100% मोटिवेशन के साथ काम नहीं करेंगे और ऑप्शंस देखने लगेंगे, दूसरी जगह का ऑप्शन देखने लगेंगे, और आप देखिएगा अगर वहां पे भी इस तरह की प्रॉब्लम को टैकल नहीं गया तो ये प्रॉब्लम फिर से रेज होगी, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलता ही रहेगा। तो रिस्क जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिडन फैक्टर है एंड मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस प्रॉपरली। तो ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन टाइप का कुछ समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट हो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आदर्श, आदर्श तिवारी, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी आदर्श। हिमांशु, हिमांशु भट्ट, क्या करूं, रिमूव करूं? हाँ, समझ पा रहे हैं रिस्क का क्या मतलब है? यस सर। हाँ, देखिए रिस्क हर जगह है, रिस्क ईच एंड एवरी स्टेप्स में होता है। अब हम उसको कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, आप समझ रहे हैं, हम उसको कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ाई करा रहा हूँ, आपको ये टॉपिक समझा रहा हूँ,
तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूं, हर एग्जाम्पल शेयर करूं, हर सिनेरियो के साथ शेयर करूं। लेकिन रिस्क ये है कि आपको समझ में नहीं आया, मेरे किसी एफर्ट से कोई कमी रह गई, तो एटलीस्ट एज एक्सपीरियंस टीचर इट्स माय ड्यूटी टू यूज माय एक्सपीरियंसेस एंड ट्राई टू एक्सप्लोर द टॉपिक with as much as suitable example, definition, description। दूसरा रिस्क क्या हो रहा है कि आप प्रॉपरली उसको ग्रैस्प नहीं कर रहे हैं, यानी आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं, आप कहीं और दूसरी जगह इंगेज हैं, तब भी ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। दोनों साइड ही प्रॉब्लम रहती है। मैं कॉमन आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। और कॉज क्या होगा, रीजन क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू या वाइवा के पास जाएंगे, बात करेंगे या प्लेसमेंट में जाएंगे और इन फैक्टर्स को जब वो टच करेंगे और आपने अगर इसको सही से हैंडल नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया या समझा नहीं, तो क्या होगा, एक इमेज जो है आपकी वहां पे गलत बनेगी और जो आपका जो सिलेक्शन का जो चांसेस है वो रिड्यूस होने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खत्म हो जाएंगे, रिड्यूस होने लगते हैं। उतने चांसेस आपके रिड्यूस हो सकता है। आपसे आपका कलीग, आपका दूसरा जो है जिसने और इंटरव्यू क्रैक किया दूसरा वाला और इस राउंड में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस टॉपिक को उसने बहुत अच्छे समझा है, अपनी वीकनेसेस को जानता है, उसने अगर समझा दिया तो आपके चांसेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। ये कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है, ठीक है। तो रिस्क हर जगह है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, आपने जब से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है और जब तक यहाँ पे हैं, हर फेज में ही आप समझ लीजिए कि हिडन छुपा हुआ है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आएगी। ये हर जगह है, आप समझ रहे हैं, ये हर जगह हम लोग जो है वो फील करते हैं, हर जगह ये प्रॉब्लम है। बाइक से जा रहे हैं, रिस्क है, अगर हमने प्रॉपर तरीके से रूल्स को फॉलो नहीं किया, अटेंटिव होकर के बाइक हम लोग ड्राइव नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, रिस्क है। ये बात समझ में आ रही है, रिस्क समझ में आ रहा है हिमांशु? यस सर, आ रहा है। हाँ, बोलते रहो, समझ में हमको भी लगेगा कि हाँ आप समझ पा रहे हैं, नहीं तो पता चलेगा एक साइड कम्युनिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, रिस्क मैनेजमेंट। सो रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन क्लासिफाई a possible risk or the type of risk which affect a software project, जिसमें कि आपका प्रोजेक्ट रिस्क है, टेक्निकल रिस्क है एंड बिजनेस रिस्क है। प्रोजेक्ट, टेक्निकल एंड बिजनेस। नाउ वन बाय वन हम लोग इसको देखते हैं कि कौन सा किस कैटेगरी में रिस्क होता है। प्रोजेक्ट रिस्क कंसर्न डिफर फ्रॉम बजटरी, शेड्यूल, पर्सनल, रिसोर्स एंड कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट आपका प्रोजेक्ट रिस्क होता है दैट इज शेड्यूल स्लिपेज। जो स्लिप हो जाता है हमारा शेड्यूल, जो गड़बड़ हो जाता है प्रॉब्लम्स की वजह से, इन हिडन रिस्क की वजह से, तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज होगा, क्योंकि हमको उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही अपना काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लॉस भी होगा इन द टर्म ऑफ योर बजट और कॉस्ट, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, साथ ही साथ गुडविल भी आपकी वो डिक्रीज होगी। इम्पैक्ट जो कस्टमर पे आपके वर्किंग को लेकर के है वो भी डिक्रीज होगा, डिग्रेड होगा। समझ में आ रही है? तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपसे क्या बताया कि जब भी हम लोग आपको कोई भी असाइनमेंट दिया, कोई ट्यूट दिया, कुछ भी दिया, और एक टाइम के बाद अगर आप उसको नहीं सबमिट कर पाते हैं तो क्या होता है, फिर वो मार्क्स कम होने लगते हैं। तो जैसे ही आपको टॉपिक अलॉट किया गया वहां पे ये रिस्क शुरू हो गया। अगर आपने उसको सही तरीके से हैंडल कर लिया, अब रिस्क क्या हो सकते हैं, हो सकता है आपने एक दिन प्लान किया हो, आपकी प्लानिंग में ही हो, लेकिन उस दिन में आपकी तबीयत खराब हो सकती है, किसी अनप्लान्ड इवेंट का पार्ट बनना पड़ सकता है आपको, कोई ऐसी न्यूज मिल सकती है जहां पे जाना, वहां पे अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रायोरिटी उधर की ज्यादा होगी,
तो क्या होगा, इधर आप टाइमली अपना टास्क सबमिट नहीं कर पाएंगे और लॉस क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ योर अवार्ड्स। बात समझ में आ रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट जो शेड्यूल हमारा होता है, वो सबसे ज्यादा जो आपको इम्पैक्ट जाता है दोनों कॉस्ट और उसमें जो इमेज आपकी है, जो टाइमली डिलीवरी है। और रीजन ये है कि एक किसी भी फेज का आउटपुट दूसरे फेज के लिए एज ए इनपुट वर्क करता है। तो कोई भी एक फेज आपका अगर डिले हुआ तो आगे के सारे फेज आपके डिले ही होते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका डैमेज होता है। Software is, as all of we know, that is intangible, so it is very tough to monitor and control a software project. So it is very tough to control something which cannot be identified. तो ये देखिए, कोई आइडेंटिफाइड चीजें नहीं है, ये आपके बस में नहीं है, क्योंकि जब हमने आपको कोई भी टास्क दिया तब आपको पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। ये तो हो सकता है। सेकेंड टाइप का जो है आपका, इसमें फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम सच एज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, द प्लान एग्जीक्यूटिव कैन रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट टेकिंग शेप। अगर ये प्रॉब्लम वहां पे हो रही है तो क्या होगा, मेकिंग में, डिलीवरी में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये कि इन्होंने कॉमन एग्जांपल दिया, बट हमारा तो इनटेंजिबल है, हमारे पास ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कंपैरिजन टू दैट। Technical risk concern potential method implementation, interfacing, testing and maintenance issues. It consists of an unambiguous specification, जिसमें हम लोग यूजर की नीड नहीं ले पाते। Unambiguous specification का मतलब जो हमारा SRS, हमने आपको बताया था एक बार कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज हमारे शुरू के 3 होते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, जो आपका फीजिबिलिटी स्टडी और एनालिसिस, ये सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंट, और जिनको बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। आप देखिए बहुत जगह कंपनीज में, अगर आपने सुना होगा या इधर बीच तो आप इन सब फेज से गुजर भी रहे हैं, इधर उधर आप देख भी रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनीज का अपना कोई प्लान तक नहीं है, आउटलाइन ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? उनको बेसिक ही नहीं पता है कि एक्चुअल में होना क्या है, मुझे इसमें करना भी है क्या। वो स्टूडेंट के पर्पज से बात ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है, एक अपना फिक्स्ड एजेंडा चलाते हैं। आप समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे मुझे कल किसी ने ये फोन करके दिया कि सर मैं इंटर्नशाला में गया था तो ऐसा वैसा हुआ। मैंने आपको पहले अपना पास्ट एक्सपीरियंस ही बताया। उनका कोई लेना देना नहीं है कि हमको ये क्या करना है, बच्चा इस 2 महीने में कुछ सीख पाएगा, आगे उसे मेजर प्रोजेक्ट करना है, नहीं। उन्होंने अपने एक फिक्स्ड एजेंडा बना के रखा हुआ है कि हमको ये नॉमिनल लेने क्या है भाई। वो ऑलरेडी उनके स्पोकन ट्यूटोरियल या वीडियोस पड़े हुए हैं, वो पैसे दे करके आपको सिर्फ इसका एक्सेस दे रहे हैं। ना कोई पर्सन आपको मिलेगा, ना कोई आपका मेंटोर होगा, ना कोई आपकी डेली टू प्रॉब्लम कोई वहां डिस्कस करने वाला है। क्या है? दिस इज हिडन रिस्क। अगर आप प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में आप अवेयर नहीं है, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे, या जब भी आपका कोर्स कंप्लीट होगा या खत्म होगा, तो आपको क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलना। समझ रहे हैं? तो प्रॉपर जहां पे चैनल नहीं होगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वहां पे इसी तरह के गैप्स आने लगेंगे। ठीक, तो स्पेसिफिकेशन बहुत जरूरी है, प्रॉपर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, टास्क को आइडेंटिफाई करना। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है वो प्रॉब्लम को समझने की बात है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, 1 पेज स्टेटमेंट या जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसका डिस्क्रिप्शन, भले ही उसमें मुझे 3 से 4 लाइन लगे डिस्क्राइब करने में या मुझे पूरा 1 पेज लगे, लेकिन वो अगर हमने अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया, जिसको लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जनरली, बहुत सारे डेवलपमेंट हाउस भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो वो हमेशा सफर करते हैं इन द टर्म ऑफ देयर प्रॉफिट, देयर डिग्निटी, देयर पोजीशन इन द मार्केट। समझ रहे हैं? एंड चेंजिंग स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल अनसर्टेनिटी एज वेल एज टेक्निकल ऑब्सोलेंस।
So most technical risks appear due to the development team's insufficient knowledge about the project. कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया, भाई पर्सन है, उन्होंने इंटरव्यू लेने गए, इंटरव्यू की टीम दूसरी होती है, वो लेकर के आते हैं, बाद में वो प्रोजेक्ट लीडर के या टीम लीडर के अंडर में वो सब काम करते हैं। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो सिर्फ उस दिन परफॉर्म करते हैं। आप समझ रहे हैं? हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो बहुत ऐसे बच्चे भी सेलेक्ट हो जाते हैं जो आपने देखा होगा, आपने कभी सुना भी होगा, हो सकता है आपने इस चीज को कभी फील भी किया हो अपने कलीग में, किसी फ्रेंड के बारे में, कि एक ऐसे बच्चे का सिलेक्शन हो गया जिसको आप ओवरऑल जान रहे थे, समझ रहे थे, और उसका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं था, लेकिन कंपनीज के कुछ सेलेक्टेड रूल्स होते हैं, हो सकता है उसने वहां पे प्रिपरेशन अच्छी की हो, वो सेलेक्ट हो गया, लेकिन उसका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ, नेचर एंड सिग्नेचर चेंज नहीं होता, उसका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, उसका टास्क को हैंडल करने का तरीका चेंज नहीं हुआ। बाद में वो रिवील होगा जब आपको प्रोजेक्ट अलॉट होगा, जहां पे ये सब फाउंडेशंस रहेंगी, समझ रहे हैं, वहां पे वो आप देखिएगा रिवील होने लगेगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने जब यहाँ पे रामस्वरूप कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, और उसके बाद आज आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, अरे यहाँ पे तो बहुत काम है, यहाँ पे तो इतने सारे असाइनमेंट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इतने क्विज होते हैं, ये तो हमने वहाँ स्कूल में भी किए थे, तो डिफरेंस क्या है? मतलब दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर चॉइस, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। तो क्या हुआ, उन्होंने इस कॉलेज के रूल रेगुलेशन को समझा नहीं, इसके फंक्शन को समझा नहीं, और काम करने आ गए, तो उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पाया, क्योंकि उनको तो आदत पड़ी हुई थी काम चोरी करने की, ऐसी जगह से पढ़ करके आए, ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां पे कभी इन सब चीजों का ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, प्रॉपर अटेंडेंस, प्रॉपर डिसिप्लिन, वो इम्पैक्ट नहीं है, वो इनके रेंज में नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जब कंपनी में सेलेक्ट होते हैं तो नॉलेज है नहीं, हो सकता है उनकी स्किल्स अच्छी हो, ये सब किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जब उनको हमने अपॉइंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जब भी कभी सिलेक्शन होता है किसी टेक्नोलॉजी में बता करके सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ आपके टेक्निकल एटीट्यूड एबिलिटी को ही चेक किया जाता है। भाई आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है, डेटाबेस अच्छे से आता है, MIS आपने पढ़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर जो है लाइफ साइकिल आपको अच्छे से पता है, SDLC पता है, बाकी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी, जावा ये सब सीख लिया है, मतलब आपको ये मान के चल रहे हैं ये डिग्री मिली है और आपने पास करके ही जा रहे हैं, तो आपको नॉलेज है, बाकी हम सिखा लेंगे जाके। लेकिन अब वो नॉलेज कैसे मिली, वो डिग्री कैसे मिली, वो नंबर कैसे आए, वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो सब जब प्रोजेक्ट आपको अलॉट होगा तभी पता चल पाएगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो पूरी ट्रेनिंग देंगे, लेकिन जब आप उस ट्रेनिंग को करेंगे ही नहीं, आप ज्वाइन ही नहीं करेंगे, वो एटीट्यूड ही नहीं रहेगा, तो आप वो क्या कर सकते हैं? फाइनली आपको फायर कर देंगे और आप भी अनकंफर्टेबल फील करेंगे, डेली एंड डेली आपको कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा, तो फिर आपके पास भी कोई और रास्ता बचेगा नहीं, आपको भी फाइनली क्या करना पड़ेगा, आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्विट करने के अलावा, या आप इंतजार करें कि वो आपको फायर कर दें। तो जो टेक्निकल रिस्क है, ज्यादातर क्या बताया गया, जो मोस्ट टेक्निकल रिस्क है वो इनसफिशिएंट नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, टास्क के बारे में पता ही नहीं है। तीसरा बिजनेस रिस्क है, दिस टाइप ऑफ रिस्क कंटेन रिस्क ऑफ बिल्डिंग एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट दैट नो वन नीड, लूजिंग बजटरी और पर्सनल कमिटमेंट्स। तो ये मैंने बताया, जो बहुत ज्यादा लोग इन सब चीजों में ध्यान रखते हैं, सारे रूल फॉलो करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो मैंने आपको दूसरा वाला बताया, पर्सन है नहीं, हमें उसे फायर करना ही पड़ेगा। फायर करना पड़ेगा तो क्या होगा, हमारा अपना एक लॉस होगा, हमें फिर से सर्च करना पड़ेगा। हो सकता है अगर हमने बेंच पे स्टूडेंट्स को ना रखा हो, या अपने जो है जो एम्प्लॉय है वो बेंच पे नहीं है, तो फिर हमें और ज्यादा सर्चिंग प्रोसेस में भी टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप बेंच स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखते हैं, कि अगर इस तरह की कोई भी इवेंट होते हैं, इस तरह की कोई भी अगर रिस्क होते हैं, तो वो उसको दूसरे जो उनके नेक्स्ट टू पर्सनल होते हैं टीम में जगह लेने के लिए वो तैयार रहे। सम अदर टाइप ऑफ रिस्क, नॉन रिस्क
मतलब मुझे सब कुछ पता है, उसके बाद भी हम गलत करते चले जा रहे हैं। ये हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये गलत है, ये काम करने से ये हार्म होगा, ये करेंगे तो हमारा ये लॉस होगा, उसके बाद भी हम वही काम करते चले जा रहे हैं। भाई सबको पता है अगर हम डिले करेंगे काम तो नंबर नहीं मिलेगा, हम क्लास नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे, उसके बाद भी हम वो करते ही चले जा रहे हैं, हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे। predictable risk, those risks that are hypothesized from previous project experience या past turnover। तो हमने बताया सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है, इस टाइप के कुछ कैटेगरी रिस्क होते हैं कि मैंने कहा ये ऐसा हो सकता था, ये पिछले बार ऐसा हुआ था, और ये गुड साइन होता है कि जो प्रॉब्लम आपने फेस की, जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं न्यू पर्सनल के साथ, और साथ ही शेयर क्या करते हैं, उनका एक डॉक्यूमेंट बना होता है और बाकायदा एफडीपी टाइप का उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो इसी पे बेस्ड होती है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगता कि हम तो अभी अभी आए और हमें ये बताया जा रहा है कि क्या नहीं करना है, बल्कि अभी तो हमें एक्सप्लोर होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो पहले से ही अवेयर कर देते कि नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हैं, उनके बाकायदा डूज एंड डोंट्स होते हैं। आप जब जाएंगे तो वो कंपनीज का एक डॉक्यूमेंट होता है, वो पढ़ने को दिया जाता है। शुरुआत के 8 से 10 महीने आपको सिर्फ बेंच पे बैठ के इन्हीं डॉक्यूमेंट को रीड करना, इस्टेब्लिश प्रोजेक्ट है उन्हीं को पढ़ना, यही काम होता है। जब मैं एक्सेंचर में था तो मैंने भी 4 महीने सिर्फ इन्हीं पे ही अपने स्पेंड किए थे, इन्हीं सब चीजों में। ये मीटिंग हो रही, वो मीटिंग हो रही, कोई प्रोजेक्ट आया तो टीम लीडर के साथ लगना है, ज्यादातर रीडिंग में, स्टडीज में, मीटिंग्स में, डूज एंड डोंट्स में ही टाइम आपका निकलता है। दैट्स वाई मैं आपको देखिए किसी भी चीज से ज्यादा, चाहे मेरा कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी हो, मैं सारे फैक्ट के साथ बात करना इसीलिए पसंद करता हूँ क्योंकि मेरी ट्रेनिंग इन्हीं पे हुई है, मुझे इस तरह का इन्वायरमेंट मिला है। ठीक है, तो ये एक आपको मतलब एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं या जो भी चाहे वो कह दीजिए कि हम हर चीज को जब भी बात करेंगे अपने एंड से बात करेंगे, अपने एनालिसिस से ही बात करेंगे। आपने देखा होगा ओवरऑल सब्जेक्ट चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर का क्यों ना हो, चाहे एमआईएस का क्यों ना हो, क्यों ना ही आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, मैंने सारे सब्जेक्ट को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ ही और जो चीजें गलत हुई थी उनको कैसे ओवर करना है इसके साथ ही डिस्कस किया है। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल रिस्क, दोज दैट कैन नॉट डू अकर बट आर एक्सट्रीमली टफ टू आइडेंटिफाई इन एडवांस, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। भाई बहुत सारे ऐसे भी रिस्क होते हैं कि हमको उनके बारे में पता ही नहीं होता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने प्लान और अपने एक्सपीरियंस से उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो हमारा डैमेज उतना नहीं होगा। हम कर नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, लेकिन डैमेज उतना नहीं होगा। भाई सिंपल सी बात है, हम बाइक चला रहे थे, अर्जेंट जाना है, हमारे ब्रेक थोड़े से आज लूज है, ये हमें एडवांस में पता है, लेकिन जाना भी है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। हो सकता है उसी समय ऐसा भी हो कि इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी कोई अचानक से गाड़ी आ जाए, कोई पर्सन आ जाए, कोई एक एनिमल आ जाए, पेट एनिमल आ जाए, तो अब आपका ब्रेक धीमा लग रहा है लेकिन आपने उसको पूरी ताकत से लगा दिया, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, गिर भी सकते हैं, लेकिन चोट उतनी नहीं लगी क्योंकि हमको पहले से पता था, हमारे एक्सपीरियंस है। टर्न पे हमेशा लोग बताते हैं स्पीड धीमी करनी चाहिए, बहुत सारे लोग बहुत एकदम स्लाइड कर करके टर्न करते हैं, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन जो समझदार होते हैं उन्होंने देखा होगा कि किसी एक दिन किसी पर्सन को गिरा हुआ, किसी का इस तरह से कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, तो वो वहां पे अपनी स्पीड को धीमा ही कर लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि धीमा कर लेंगे तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन जो डैमेज है वो कम से कम हो जाए। नाउ कम टू द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, टेक अ फॉरवर्ड लुकिंग व्यू, हमेशा आगे ही हमें देखना चाहिए। ग्लोबल पर्सपेक्टिव का मतलब जनरलाइज तरीका क्या होना चाहिए, जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, हम लोग को इन पे ज्यादा रिव्यू करना चाहिए, ठीक है ना। वी रिव्यू द बिगर सिस्टम, डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन।
बहुत सारे लोग, आप में भी से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मेरा डेवलपमेंट का काम जो फोकस्ड होता है वो सिर्फ प्रोग्रामिंग ही होता है, प्रोग्रामिंग एंड ओनली प्रोग्रामिंग। नहीं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अभी आप लोग तो स्टार्टिंग एज में है, प्रोग्रामिंग लेबर क्लास का काम होता है। आप अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझिए, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से लेकर के लास्ट तक डॉक्यूमेंटेशन और मेंटेनेंस तक का सारा काम आपको आना चाहिए। देन ओनली यू विल बिकम एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये ना हो कि नहीं हमें तो सिर्फ जो मॉड्यूल दे दिया वो हमें बना के देना अपने टीम लीडर को, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोग इस चीज को प्रैक्टिकली फील कर रहे हैं और सब लोग मेरे साथ सेकेंड सेमेस्टर से जुड़े हुए हैं। मेरा रोल आज जो डिपार्टमेंट में है, आप देखिए सेकेंड सेमेस्टर से भी लगभग वैसा ही था। आप समझ रहे हैं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात कह रहा हूँ। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कशिश, लवप्रीत, मधुर, यस सर। आप एग्री कर रहे हैं? यस सर। हाँ, आज मैं डिपार्टमेंट में जो भी अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ और इतने स्मूथ तरीके से हमारे सारे काम हो जा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि टीम मेंबर तो मैं था ही, लेकिन कभी जहां पे डिसीजन लेने की बात है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है, वहां पे मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, हमेशा एक्सप्लोर करने की कोशिश की, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश की। ऑलवेज जब भी कोई बात हुई, चाहे टाइम टेबल से रिलेटेड बात हो, आपकी कोई बात हो, है ना, जो हमारे विनय सर थे उनसे बात डिस्कशन कर बात हो, जहाँ पे कोई डिसीजन की बात हो, और आप देखते थे ज्यादातर डिसीजन थ्रू मेरे ही आपके पास आते थे। कोई भी चैलेंजेस जो भी हो, वो हम लोग की एक टीम बनी होती थी। ठीक है, तो ये इसीलिए पॉसिबल है। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई अपने आप को एक्सप्लोर आपके सामने नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ और आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, 1.5 से 2 साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका रीजन यही है कि आप अपने आप को प्रोग्रामिंग वाले एरिया में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, हमेशा अपने आप को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ये नहीं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, या मुझे बस आज टाइम बीइंग यही काम खत्म करके देना है। नहीं, हमें बड़ा सोचना है, हमें फ्यूचर स्कोप ध्यान रखना है, समझ रहे हैं? और कभी भी पीछे नहीं हटना है, काम से चुराना नहीं है कि नहीं अब ये काम नहीं करना है। अब चलिए, सर ने तो परसों का, हमें अभी 10 तारीख की डेट दी हुई, आज 1 ही तारीख है, और हम पहले क्यों जमा करें? क्यों सर 20 से तो ज्यादा नहीं दे देंगे, हम 4-5 में देंगे? नहीं, ये एटीट्यूड ही खत्म कर दीजिए। ये एटीट्यूड बहुत ही गलत होता है। आप समझ लीजिए, जब भी प्री एंड सेमेस्टर बना था, हमने बहुत पहले प्री एंड सेमेस्टर अपना बना के रख लिया था कि जहां पता चला कि ऑब्जेक्टिव होगा, ये कोरोना का सिचुएशन है, तो बहुत पहले बना लिया था। अब वो चाहे जब हो, मुझे बहुत ज्यादा उसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें प्रेशर में या इन सब में अगर हैंडल करूंगा, तो मैं शायद हैंडल नहीं कर पाऊंगा, वो चाहे कोर्स कंप्लीशन की बात क्यों ना हो। तो इन सब एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन, दिस इज टू अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड टीम, ये बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन हमेशा होता रहना चाहिए। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, इन दिस मेथड रिस्क मैनेजमेंट इज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ध्यान रखना है, बहुत अच्छे जो डेवलपमेंट हाउसेज होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो इन फैक्टर्स को हमेशा अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्लान बनाते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि दिस इज हिडन और बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट continuous process. In this phase, the risks are tracked continuously throughout the risk management paradigm. Now come to the, और ध्यान से डायग्राम को समझिएगा, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट की 2 एक्टिविटीज होती हैं। पहला, रिस्क को एसेस करना, दूसरा रिस्क को कंट्रोल करना। असेसमेंट एंड कंट्रोल, आप डायग्राम में भी हमारे देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको ड्रॉ कर लीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। भले ही आप इसके बॉक्सेस ना बनाइए, जो कंटेंट लिखे हैं सिर्फ एरो बना के वो कंटेंट ही लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जरूर हो सकते हैं कि इनमें से कोई एक ऑप्शन में आए। मैं बता रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट वगैरह जितने भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो सब मैंने कवर किए हैं, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज हैं या जो रिस्क मैनेजमेंट के मेन दो आप कह सकते हैं फेज हैं, वो है रिस्क पहले असेस करना, असेसमेंट करना, और दूसरा रिस्क को कंट्रोल करना। रिस्क असेसमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज, या जो प्रोसेस है वो 3 कैटेगरीज के थ्रू रिस्क को आइडेंटिफाई करना, एनालिसिस करना और प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटी देना। कि कभी कभी ऐसा होता है कि सब काम में ही रिस्क हो रहा है, मतलब इसके नंबर ऑफ रिस्क है, तो क्या वो काम ही ना किया जाए? नहीं, ये रिस्क का मतलब ये नहीं कि अब हम डर के बैठ गए, अब हम आज जाएंगे ही नहीं क्योंकि हमारी जो है ब्रेक लूज है। नहीं, हमें प्रायोरिटी को ध्यान में रखना है और उसके बाद फिर उसको तो कंट्रोल करना। आगे को जो नीचे है वो कंट्रोल वाला, तो यानी पहले असेस कर लीजिए और उसके बाद फिर कंट्रोल के 3 स्टेप हैं, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग, मॉनिटर एंड रिजोल्यूशन, ये कंट्रोल के पार्ट। तो हमको ये सारे ही देखने हैं। ये डायग्राम समझ में आ रहा है? ये स्टेप समझ में आए जो मैंने आपको बताया? यस सर। कहीं कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। नाउ कम टू द डिटेल। जैसे रिस्क मैनेजमेंट है तो इसका जो फर्स्ट एक्टिविटी है दैट इज योर रिस्क असेसमेंट। और ये देखिए मैं फॉर्मूले की बात कर रहा था, दिस इज द फॉर्मूला, आई एम कमिंग ऑन दिस। सो रिस्क असेसमेंट में सबसे पहले द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट इज टू डिवीजन द रिस्क इन द कंडीशन ऑफ देयर लॉस एंड कॉजिंग पोटेंशियल। फॉर रिस्क असेसमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी रिस्क शुड बी रिलेटेड इन 2 मेथड्स। पहला, द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क कमिंग ट्रू। मैंने बताया ना, रिस्क है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो पहले वो पॉसिबिलिटी को आपको चेक करना है। असेसमेंट का मतलब यही होता है कि क्या वो सही होगा। मतलब जैसे कहा मैंने ब्रेक फेल है, ब्रेक फेल होने का मतलब ये मान के चलता हूँ कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी हमारी है। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क कमिंग ट्रू, जो कि ये आर है, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू दैट रिस्क, ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिनको हम लोग सेवरिटी कहते हैं। तो ये जो है रिस्क हमारे किस हद तक आपके जो रिलेटेड हैं वो उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, सेवरिटी क्या हो सकती है, यानी जो सक्सेस रेट क्या हो सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी और दूसरी कॉन्सिक्वेंसेज, नुकसान क्या होगा आपका, लॉस क्या हो सकता है, यानी अगर सक्सेस हो गया तो कितना डैमेज कर जाएगा, वो हम लोग एस से डिनोट करते हैं। सो द प्रायोरिटी ऑफ ईच रिस्क कैन बी, जो कि हमने बताया ना प्रायोरिटाइजेशन, वो इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आप जो पॉसिबिलिटी है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो उसकी प्रायोरिटी हो जाएगी, उस रिस्क की प्रायोरिटी इतनी हो जाएगी और अकॉर्डिंगली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। Where P is the priority with which the risk must be controlled, R is the probability of risk coming true, and S is the severity, जो मैं टर्म यूज कर रहा था, of loss caused due to the risk become true, कि जितना वो डैमेज कर जाएगा, ये नुकसान हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि आप उसके बाद भी, इतना सब देने के बाद भी ऐसा हुआ क्योंकि माइंड में कुछ और चल रहा था, वो माइंड में जो चल रहा है वो आप उसको नहीं रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका एक्सीडेंट हो गया और डैमेज हो गया, लेकिन वो डैमेज कम होगा क्योंकि आप उसके बारे में अवेयर हैं। बात समझ रहे हैं? वो कम होगा, उतना नहीं होगा कि आप अनअवेयर हैं या आपने उसको ओवरलुक कर दिया कि हमारे ब्रेक फेल है लेकिन उसके बाद भी हम 80 की स्पीड में चले जा रहे हैं और टर्न पे भी वही स्पीड बढ़िया मेंटेन करके हम चले जा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है फॉर्मूला? नेक्स्ट है रिस्क को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। So the project organizer needs to anticipate the risk in project as early as possible so that the impact of risk can be reduced by making effective risk management planning. There are different type of risks that can affect a project. पहला टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी,
या आपने कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आप अभी पूरी तरह से प्रोफिशिएंट नहीं है, तो टेक्नोलॉजी जब भी हम लोग देखें, पैरेलल बनाएं, वो उस पे हमारा कमांड होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हमारे इंटरेस्ट की होनी चाहिए, ये इम्पोज ना की गई हो, टेक्नोलॉजी किसी पे इम्पोज ना की गई हो, हमें कन्विंस होना है, भले ही हमें नंबर ऑफ डिस्कशंस करने पड़े। मतलब जो आपको नंबर ऑफ डिस्कशंस उनके साथ भी करने पड़ सकते हैं जहां पे आपको लग रहा है कि ये हमको समझने में ज्यादा टाइम ले रहे हैं, हमको हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से भी नहीं समझा पा रहे, लेकिन उसके बाद भी आपको उन्हीं के साथ डिस्कशन करना है, टाइम देना है और तब सेटिस्फाई होना है अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। जब हम डिस्कशन की बात करते हैं तो वहां पे कोई भी ब्लॉक नहीं बनना चाहिए कि नहीं यहां तक हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, नहीं। डिसीजन लेते समय अल्टरनेटिव्स पे हमेशा साथ में जाना चाहिए और बेस्ट को ही चूज करना चाहिए, इसके बाद भी बेस्ट को ही चूज करना चाहिए। पीपुल रिस्क दैट आर कनेक्टेड विद द पर्सन इन द डेवलपमेंट टीम, हो सकता है रिस्क ऐसे कुछ पर्सन हो सकते हैं, मिल सकते हैं आपको कि वो टीम के अच्छे मेंबर ना हो, आलसी हो, आपकी बात ना समझ रहे हो, कैजुअल एटीट्यूड हो उनका, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क दैट कैन assume from the organizational environment where the software is being developed। आप सभी लोग ने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट, देखा था? यस सर। हाँ, यस सर। उसमें कुछ मैसेज तो था और कुछ मैसेज हिडन भी था। भाई कुछ मैसेज तो आपके पास गया, वो एक जो प्रोजेक्ट वाला था उस बच्चे ने गलत प्रोजेक्ट चूज कर लिया था और उसका प्रोजेक्ट वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, याद है? और बाद में उसके भाई वो अपने जो है डीन वो अपने रूल से बंधे हुए थे और फाइनली उसने क्या किया, क्विट कर दिया। ये बहुत ही मतलब ये क्विट जो उसने किया ये उसका बहुत ही निगेटिव आप कह सकते हैं एनालिसिस था। क्विट करके उसने क्या अचीव कर लिया? अरे बहुत ज्यादा होता तो 1 साल फेल ही तो होता भाई। एक उन्होंने तो यही तो फोन करके कहा था कि आपका बेटा इस साल इंजीनियर नहीं बन पाएगा, अगले साल बन जाता। या जो उसका इनिशियल इन्वेस्टिगेशन था, जब प्रोजेक्ट डिस्कशन हुआ था तब उसको वो प्रोजेक्ट उस डीन से या उनसे डिस्कस करके अपने टीचर से तो ही लेना चाहिए था, ठीक है भाई। या तो आप एक डिसीजन ले लें तो उसके बाद क्या होगा, लॉस ही तो होगा। क्विट करना नहीं चाहिए कभी। बाद में इस चीज को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया उसके फ्यूनरल में, ठीक है। और जो आपके पास जो टेंशन है उसको हैंडल करना, पेशेंस ये आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो यही होगा रिजल्ट। और उसमें वो सिर्फ अपना ही नुकसान करता है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं करता है। हमको उसके पॉजिटिव इंडिकेशंस को भी लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे अंदर इतना कैलिबर नहीं है कि अगर हम फेल हो गए और हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली वी शुड नॉट गो फॉर दैट टास्क। हमेशा सेफ ही लेना चाहिए फिर, ठीक है। और अगर ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो डैमेज हो रहा है वो हो रहा है, फिर उस पर नहीं पीछे हटना चाहिए कि नहीं अब हम ऐसा कोई स्टेप उठा लेंगे जो कि मतलब खत्म ही कर देगा, चीजों को स्टॉप कर देगा। वो रीजन यही था, समझ रहे हैं? उस मूवी से अगर आपने देखा होगा तो एक ये रीजन बहुत ये सही था। या फिर आप इतने टैलेंटेड रहिए कि दूसरा पर्सन जो है योर हीरो वो उसने उसका प्रोजेक्ट जो है वो मतलब सॉल्व कर दिया और उसी के प्रोजेक्ट से ही उसका क्विटिंग सीन देख लिया, ये भी आपने देखा, क्योंकि उसके पास इतना कैलिबर था, उसके पास टैलेंट था। तो ये सब लोगों को ज्यादातर ध्यान रखना चाहिए। हम लोग जब भी कोई काम करें, जब भी कोई टास्क परफॉर्म करें, तो इन सब चीजों को ध्यान जरूर रखें। और जब इस तरह के लोग मिलेंगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को भी रिस्क रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी परफॉर्मेंस हमेशा एक क्वेश्चन मार्क पे रहेगा। टूल रिस्क दैट assume for software tools and other support software used to create the system। आपने बताया ना, जैसे आपने कहा एक्सेस मत यूज करिएगा। अगर आपने एक्सेस कर लिया शुरुआत में तो कुछ काम आपके हुए, लेकिन जहां रिपोर्टिंग जनरेट होगी, क्योंकि मैंने कई बार बोला है और अभी यहाँ फाइनल ईयर के बच्चों पे भी मेरा मेन कंसर्न रहता है रिपोर्ट।
सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब ये नहीं कि आपके बस फॉर्म में वैल्यू डेटा, फॉर्म के थ्रू वैल्यू डेटाबेस में चली गई, नहीं, हमें कितने अच्छे से वो आपका जो रिपोर्ट, सॉरी डेटाबेस है, वो हमें रिपोर्ट कर सकता है, हमारे सारे कॉन्सिक्वेंसेस को परफॉर्म कर सकता है। बाद में ये ना हो कि नहीं ये नहीं हो सकता। अब कल हमारे यहाँ एक बच्चे का प्रेजेंटेशन है, वो कह रहा है कि नहीं सर ये वाला फेज हमसे हो ही नहीं सकता है। कल लास्ट प्रेजेंटेशन, उनका 16 तारीख से एग्जाम है और हमारा सेशन खत्म हो रहा है, तो हमने कहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। जब उस समय डिस्कशन हुआ, आपको सब बताया गया, सब चीजें हुई, तब आपने ध्यान नहीं दिया, फिर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, बात मानी नहीं, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता है, नो वन। तो जो लॉस होगा वो लॉस होगा। तो ये टूल लेते समय हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग अपने एक्सपीरियंस से यही बताते हैं कि ये बेटा नहीं लेना है, ये नहीं करना। रिक्वायरमेंट रिस्क दैट अज्यूम फ्रॉम द चेंजेस टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द रिक्वायर्ड चेंज। जब भी हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखें, रीड करें, तो हमने बताया ना बहुत फोकस्ड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अरे ये तो बोल रहा है हम सुन रहे हैं बस चुपचाप। एक अच्छे डॉक्टर होते हैं जो आपके पीजीआई के डॉक्टर हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, ये सिर्फ डायग्नोसिस में ही बहुत टाइम लगाते हैं। पीजीआई में तो फेमस है कि अगर आप कोई भी अपना क्योर कराने जा रहे हैं, किसी भी बीमारी का इलाज कराने जा रहे हैं, तो आपके पास पैसा यानी मनी और टाइम दोनों होना चाहिए। एक भी कम है तो आपका इलाज नहीं होगा और आप ठीक नहीं हो। पैसा भी होना चाहिए, टाइम भी होना चाहिए, नहीं कि एकदम लास्ट कंडीशन में ले आए कि लो भाई हमारे पास तो ढेर सारा पैसा है, इसको बचा लो। कुछ नहीं हो पाएगा, डायग्नोज जब तक करेंगे वो मर जाएगा। और डायग्नोज करने का समय है लेकिन पैसा नहीं है, क्योंकि उसमें कॉस्ट आनी है, तो भी नहीं हो पाएगा। तो हमें रिक्वायरमेंट भी ध्यान रखनी है, रिक्वायरमेंट में बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फेज है, अच्छे इंस्टीट्यूट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बहुत अपना खर्च करते हैं, टाइम। आपसे तो पैसा खर्च कराएंगे, अपना टाइम वो करेंगे, तब वो जाकर के पहुंचेंगे। और आप ऐसे ऑर्डिनरी के पास चले जाएंगे, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ये लीजिए 100 रुपए की एक पुड़िया दे दी और आपका इलाज हो गया, आपकी दवा हो गई, आपको आराम मिल गया। लेकिन धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, मर्ज को बढ़ा रहे हैं। इन सब चीजों से आप अवेयर हैं। Estimation risk that assume from the management estimates of the resources required to build the system. सेकेंड है हमारा रिस्क एनालिसिस। ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब जब आइडेंटिफाई कर लिया तो रिस्क को एनालाइज करना है। So you have to consider every identified risk and make a perception of the probability and seriousness of that risk. अब इसमें जो है, जैसे हमने आपको प्रोबेबिलिटी बताई कि कुछ जो रिस्क है, जैसे आपने बताया द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क माइट बी डिटरमाइंड एज वेरी लो -0 to -10%, लो 10 to 25, मॉडरेट इतना, हाई इतना, और ये सबसे ज्यादा हाई है। जो कुछ क्राइटेरिया कॉमन है, ये चेंज भी हो सकते हैं। दीज आर वेरिएबल्स, दिस ओनली रिटेन हियर और हाईलाइटेड हियर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एनालिसिस ओनली। अगर आप एनालाइज करेंगे तो हो सकता है कुछ अदर टाइप के फैक्टर और रिजल्ट मिले। कैटेगरीज भी चेंज हो जाती है, ब्रैकेट भी इनके चेंज हो सकते हैं, रेंज जिसको कहते हैं। The effect of risk might be determined as catastrophic. Catastrophic का मतलब हो गया threaten the survival of the plant, ठीक है, जो कि मैन मेड भी हो सकते हैं या जो नेचुरल भी हो सकते हैं। Serious would cause significant delays. Tolerables delays are within allowed contingency or insignificant. समझ रहे भाई? जैसे आप लोग भी रिस्क लेते हैं, जो हम लोग का टॉलरेबल वाला ही सबसे फिट बैठता है कि आप भी सोचते हैं चलो अच्छा ठीक है, सर ने मैंने 2 दिन बाद जमा किया, 2 दिन लेट जमा किया तो सर ने 18 नंबर में मार्किंग कर दी। मैंने 5 दिन बाद जमा किया, 6 दिन बाद जमा किया, एक रीजन बता दिया तो सर ने 15 नंबर में मार्किंग करी। या हम लोग कभी कभी 50 पे भी लीनियंट हो जाते हैं, मार्किंग कर देते हैं। तो आप लोग इतना टॉलरेट करते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि चलो ठीक है अगली बार हम नहीं करेंगे। तो इसमें भी हमारा काम होता रहता है ज्यादातर, और एजुकेशन फील्ड में ज्यादातर इन्हीं पे ही काम होता है। इस टॉलरेबल पे ही हमारा जो है नेगोशिएशन बना रहता है।
ठीक है, जब तक बहुत ब्लेंडर नहीं कर दिया, अब एकदम ही वर्स्ट कर दिया है तो हम क्या करेंगे? 50% से सीधे जीरो पे ही लाना पड़ेगा। कल आप में से कुछ बच्चे थे, उसमें आपने देखा होगा इनके पेरेंट्स आए थे, शैलेंद्र यादव एंड रूमी यादव, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे। तो इन्होंने हमारी सिर्फ शुरुआत की लैब की, प्रोजेक्ट असाइन हो गया और प्रोजेक्ट असाइन होने के बाद इन्होंने हमको जो है एक बार राइटअप लिख के दिखा दिया, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट हमें दिखाया नहीं, आज तक नहीं दिखाया। पता नहीं वो किस चीज का वेट कर रहे हैं, क्लास भी नहीं कोई ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी क्लास, थ्योरी की क्लास नहीं कर रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि सर हमें पास तो कर ही देंगे। तो भाई पास करने की क्या डिमेट होती है? जब आप कुछ करोगे नहीं तो हम कहाँ से पास कर देंगे? हम लोग वो इसीलिए मिलने आए हैं कि हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्टॉप करा देंगे। भाई अब वो 50% से भी नीचे जा चुके हैं। 50% की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर हम उनको 100 में 40 भी देना चाहें तब भी वो फेल हो जाएंगे। 100 में 40 का मतलब सब सब्जेक्ट में अगर आप 40 लाएंगे तो आप देखिएगा ओवरऑल में फेल हो जाएंगे और उनका ईयर चला, ईयर बैक आ जाएगी। मतलब उनको साल बर्बाद करना ही करना है। तो कितना बहुत टॉलरेबल से भी नीचे चले गए। आए थे कुछ लोग, आपने देखा होगा, पेरेंट्स। नाउ कम टू द रिस्क कंट्रोल। ये हम लोग अपने अगले लेक्चर में थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और बाकी के फेज पढ़ेंगे, ठीक है? अटेंडेंस आप लोग लिखना शुरू करेंगे। अब आप अभी नहीं भैया, रुक जाओ पहले। मतलब कम से धनाधन शुरू हो गए। आप स्क्रीन ऑफ कर लेते हैं। इसका नोट्स में आज डाल दूंगा और बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आदित्य राज चंद्रा, क्लास को ज्वाइन किया, बोलो भी। हमको लग रहा है ज्वाइन करके चले गए। आखिरी समय में इनको नहीं हटाएंगे, नहीं तो पता चला इनकी जो बची हुई अटेंडेंस है वो भी चली जाएगी। है अभिनव? सर यस सर। हाँ, यही तो लीनियंसी का फायदा उठाते हैं। ये रिस्क है। ठीक है, किसी और की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते। अटेंडेंस अभी लोग मार्क कर दीजिए, इस समय अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की कोई क्वेरी है तो वो अपना पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन यस लीव सर। फॉर नेक्स्ट क्लास। सत्यम राय बहुत लेट में ज्वाइन हुआ है। ऋतिक प्रकाश, अनिल को हमेशा लेट में ज्वाइन करते हो। 10-15 मिनट डेटा बचा के कुछ मिल जाता है। अनिल गुप्ता, यस सर। 10-15 मिनट का डेटा बचा के मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको मिलता हो। भाई स्टार्टिंग सर। का मेन फेज जो हमने रिस्क बताया था वो सब छोड़ ही दिया। किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इंट्रोडक्शन में सब कुछ रहता है। अगर हमारा लेक्चर हो रहा है तो उसमें कुछ ऐसी बात भी होगी जो टॉपिक से रिलेटेड होगी, आपके कैरिकुलम से रिलेटेड होगी और आपके पेपर की। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। सर